इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान के वो सभी महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। देखिए, जीव विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टरों से मिला करके लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और ऑब्जेक्टिव, इन 3 टाइप के जो सवाल हैं, सभी सवालों को इसमें सॉल्व किया गया है। लगभग 60 से 70 सवाल आपके लघु उत्तरी वाले हैं और 12 से 15 सवाल आपके दीर्घ उत्तरी वाले हैं और लगभग 70 से 80 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। इतने सभी सवालों को रैपिड मोड में थोड़ा थोड़ा कहीं रुक करके आपको समझाया भी गया है, लेकिन अभी इसमें केवल बस आप याद करके जो हम बोल रहे हैं, बस उसको आराम से ईयरफोन लगा करके या अकेले में बैठ करके इस वीडियो को 1 बार से 2 बार से 3 बार, जितनी बार आप सुन सकते हैं उतनी बार आप इसको सुनेंगे। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, इसमें हमने आपके फिगर वगैरह सब बना करके दिखाए हैं, जैसे 5 फिगर भी बनाए हैं इसमें, कि फिगर बनाने वाले भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, फिगर भी बनाया गया इसमें। लघुत्तरी को बहुत आसान लैंग्वेज में 1-1, 2-2 लाइन में हमने कराया, क्योंकि अब इस समय इतना नहीं है कि आपके 5-5 लाइन में समझाया जाए। दीर्घ उत्तरी के जो 12 से 15 सवाल है उसको मैंने अच्छे से कराया, क्योंकि उसमें आपको 5 नंबर के सवाल है तो 1 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव को रैपिड फायर मोड में केवल ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको बायोलॉजी में डर लग रहा है, मतलब जिनको विज्ञान में डर लग रहा है। और वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे जिनका तैयारी हो गया है। तो कुछ ऐसे बेसिक सवाल इसमें हैं, ऐसा ना हो कि आप सब पढ़ के गए हैं और बेसिक सवाल गलत हो जाए। तो एक बार आप इसको देख करके रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना किया गया है कि कम से कम जो आपके 80 मार्क्स के जो हैं उसमें आप किसी भी तरह से कितना भी कम लाएं तो 60 प्लस आपके मार्क्स इधर रहें, 60 इधर प्लस रहेंगे और आपके 20 उधर जो प्रैक्टिकल में मिलते हैं, आपके 80 प्लस आराम से मार्क्स आ जाएंगे 100 में। तो इसमें इतना हम कोशिश किए हैं कि आपके सारे मतलब इधर मतलब मैंने 10 साल का पेपर देखा है तब ये वीडियो हमने बनाया है, ठीक है। तो इसमें बाहर तो कुछ ये नहीं कर सकते, 2 क्वेश्चन तो बाहर किसी से भी ऐसा हो, लेकिन हाँ इतना प्रेडिक्ट जरूर कर रहे हैं कि जितना हमने कराया है उसी के आसपास रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे रहे, लेकिन रहेगा टॉपिक वही, ठीक है। तो जिनको डर लग रहा है वो आराम से इस वीडियो को ईयरफोन लगा के 2 से 3 बार देख लें। जिनका हो गया है वो 1 बार केवल देखें, उसको बंद कर दें। और देखिए, इसके ये जीव विज्ञान इसमें कराएं, बाकी आपको पता होगा, इस पर यूट्यूब पे एक वीडियो पढ़ा होगा केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आप कर लेंगे तो आपका पूरा साइंस हो जाएगा। आइए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं लघु उत्तरी से, ठीक है। पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण, सबसे आसान सवाल। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुल मिला के आप समझने के लिए बस इतना याद रखिए कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया किसकी किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है 6CO2 प्लस 6H2O। ये किसकी उपस्थिति में? प्रकाश, और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 और प्लस 6O2। ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और यह क्या होता है? यह होता है ग्लूकोज। पौधों का भोजन यही होता है, ग्लूकोज ही, ठीक है। तो देखिए, ये रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, CO2 प्लस 6H2O। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ये पौधे का भोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि हो गया पोषण, जैसे कि हो गया शोषण, मतलब अनुरक्षण मतलब उनके रख रखाव या टूट फूट के मतलब मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला है कि पित्त क्या है और इसका कार्य क्या है। तो पित्त क्या है? यह यकृत से निकलने वाला एक क्या है? क्षारीय द्रव है। ध्यान रखिएगा, क्षारीय द्रव है। यह पित्त से निकलने वाला क्षारीय द्रव है। यह वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं। यह वसा का पायसीकरण करता है
और भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। ये देखिए सारे दो दो नंबर में, तो आपको 2 से 3 लाइन ही लिखना है। अगला है धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो सबसे पहले धमनी। धमनी में क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहता है और यह हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त को पहुंचाता है। हृदय से कहाँ तक? शरीर के अंगों तक। और दूसरा है शिरा। शिरा में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है और यह रक्त को क्या करता है? अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लेके आती है। शरीर के विभिन्न अंग, जैसे कि मान लीजिए अगर ये हृदय है तो यह शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का काम किसका है? यह है शिरा का काम। और इसी से जब बाहर जाएगा, मतलब हृदय से जब शुद्ध रक्त बाहर जाता है तो ये किसका काम है? धमनी का। तो धमनी में शुद्ध रक्त रहता है और यह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है, और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को लाने का काम करती है, धमनी और शिरा। अभी ये लॉन्ग आंसर में भी आएगा, तो इसमें 5 अंतर आपको आगे देखनी है। अगला है जाइलम और फ्लोएम। यह देखिए दोनों पौधों में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इनमें प्रमुख अंतर पूछ रहा है। तो देखिए बहुत कन्फ्यूजन होगा, ऐसे इसको याद रखिए। जाइलम में जो है और जल और जड़, तो कुल मिला के जाइलम का काम है जड़ों से जल और खनिजों का संवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, मतलब पत्तियों तक पहुंचाना या पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। किसका काम है? जाइलम का। क्या क्या करता है? ये जल और खनिजों का, ठीक है। और फ्लोएम का काम है पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया गया है इस भोजन का संवहन करना, मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यह है फ्लोएम का काम। तो जाइलम आप समझ गए, जाइलम का काम है जड़ों से जल और खनिजों का संवहन करना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों द्वारा बने भोजन को संवहन करना, ठीक। अगला है उत्सर्जन की परिभाषा बताइए। उत्सर्जन यह शरीर का एक विभिन्न क्रिया है, महत्वपूर्ण क्रिया है। उत्सर्जन शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों, जैसे कि यूरिया, हमारे शरीर में क्या बनता है? यूरिया, हानिकारक पदार्थ जो है। तो शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या लिखेंगे? शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि यूरिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अगला है परागण, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई पुष्प है और ये दूसरा कोई पुष्प है, तो इस पुष्प में भी क्या होगा? परागकोश होगा, और इस पुष्प में भी परागकोश होगा, और इसमें भी वर्तिकाग्र होगी, और इसमें भी वर्तिकाग्र होगी। तो परागकोश से पराग कणों का अपने खुद के फूल के वर्तिकाग्र पहुंचना या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं, ठीक है। यह निषेचन की प्रक्रिया होती है बेसिकली, ठीक है। अभी आगे टॉपिक आएगा तो इसमें देखेंगे। परागण क्या होता है? परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। अगला है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? मतलब डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? यह संतति में आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने और जैविक विविधताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने का काम करती है। तो संतति में, मतलब संतति का मतलब जिससे वो बना है अगला, जैसे कि कोई बच्चा है उसके माता पिता, संतति से। तो संतति में आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए आवश्यक है क्या? डीएनए का प्रतिकृति, ठीक है। अगला है आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता आपको पता ही होगा, आनुवंशिक लक्षण। तो माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाती है। तो जो माता पिता के लक्षण है, जैसे देखे होंगे किसी की माता पिता की हाइट बहुत लंबी है तो उनका लड़का भी लंबा होगा, या हाइट कम है तो उसके बच्चे की भी हाइट कम होगी। तो माता पिता के विभिन्न लक्षणों का उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। अगला है जीवाश्म क्या है? जीवाश्म मतलब नाम से स्पष्ट है, जीवों के अंश, मतलब जिसमें जीवों का अंश हो। प्राचीन काल के जीवों के अवशेष जो पृथ्वी की परतों में दबे पाए गए उन्हीं को क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहते हैं। मतलब प्राचीन काल के जीवों के अवशेष, जो इसके पहले के जीव थे, प्राचीन काल के जीवों के अवशेष जो पृथ्वी की परतों में दबे पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं जीवाश्म, ठीक है। इन्हीं से आपको पता है पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है। जैसे पेड़ पौधे
अगर दबेंगे, और वो हज़ारों साल बाद किस में निर्मित हो जाते हैं? कोयले में। और जो जीव जंतु हैं वो दबे होते हैं तो उनसे बनता है पेट्रोलियम। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, पेड़ पौधों से कोयले का निर्माण होता है, पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, और जीव जंतुओं से पेट्रोलियम। ठीक है। अगला है समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति और रचना समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। मतलब ऐसा कोई अंग हमारे शरीर में, मतलब दो जीवों के शरीर में ऐसा कोई अंग जिनकी उत्पत्ति और रचना तो समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षी के पंख और मनुष्यों के हाथ। पक्षी के पंख का जो संरचना है और उत्पत्ति है, और मनुष्य के हाथ की जो संरचना और उत्पत्ति है, दोनों सेम है लेकिन कार्य अलग अलग है। ठीक है, इसी को बोलते हैं समजात अंग। अगला है ओजोन परत का महत्व क्या है? तो ओजोन परत, सबसे पहले ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। इसका काम क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो देखिए इसका महत्व क्या है? तो यह सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण, को पृथ्वी पर आने से रोकती है और यह कैंसर जैसे रोगों से बचाती है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें यूवी रेज भी पाई जाती है। ठीक है, और यह यूवी रेज हमारे शरीर के लिए या जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। तो इसको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और कैंसर जैसे रोगों से बचाती है। अगला है परितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है? परितंत्र में अपघटक, अपघटक बेसिकली क्या करते हैं? मृत जीवों और कचड़े को सड़ाकर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, और इनको पृथ्वी का सफाई कर्मी भी बोलते हैं अपघटक को। अगर ये अपघटक ना हो तो जितने भी जीव जंतु मरते हैं वो ऐसे के ऐसे ही पड़े होंगे, वो डिकम्पोज नहीं होंगे। तो अपघटक ही उनको सरल पदार्थों में तोड़ करके मिट्टी में बदलने का काम करते हैं और जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपघटक, ये ध्यान रखिएगा। तो अपघटक क्या होते हैं? अपघटक मृत जीवों और कचड़े को सड़ाकर उन्हें सरल पदार्थों में बदलते हैं जिनसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो परितंत्र में अपघटकों की भूमिका यही है। अगला है स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसीलिए उनको स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं, जैसे कि हरे पौधे। अगला है विषमपोषी पोषण, जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी पोषण कहते हैं, जैसे कि मनुष्य। देखिए मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, मतलब अपने लिए कार्बोहाइड्रेट खुद नहीं बना सकता, वह पेड़ पौधों से ही कार्बोहाइड्रेट मतलब जीव जंतुओं से फैट लेगा। ये सारी चीज़ें किससे? दूसरे से मिलती हैं। तो मनुष्य क्या कहलाएगा? विषम। मनुष्य का मतलब जितने भी जीव जंतु हैं लगभग ये सभी विषमपोषी ही कहलाते हैं क्योंकि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो विषमपोषी पोषण क्या है? जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं, जैसे कि मनुष्य या अन्य जीव। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल, ये चार चीज़ें आवश्यक हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। अगला है अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा कूटपाद की मदद से भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका में पचाता है। तो कुल मिला के अमीबा में एक कूटपाद पाया जाता है, उसी की मदद से भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका में पचाता है। ठीक है, तो पूछेगा अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में पोषण कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। अगला है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों का कार्य, यह जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ता है। यह जटिल भोज्य पदार्थों को कौन? पाचक एंजाइम। जो पाचक एंजाइम होते हैं यह जटिल भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ता है। ठीक है, अगला हमारे आमाशय में HCl अम्ल की क्या भूमिका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, हमारे आमाशय में HCl अम्ल की क्या भूमिका है? यह भोजन को अम्लीय बनाता है, नाम से स्पष्ट है, अम्ल है तो अम्लीय ही बनाएगा। यह भोजन को अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, इसके दो काम हैं, पहले तो यह भोजन को अम्लीय बनाता है और दूसरा यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक, अगला है कि विली क्या है? विली
आप नाम सुने होंगे इसका, और इसका कार्य बताइए। यह छोटी आंत की दीवारों पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो पचे हुए भोजनों के अवशोषण को क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। तो कुल मिला के विली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। छोटी आंत की दीवारों पर इसकी संरचना कैसी होती है? उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो पचे हुए भोजन के अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाती है, मतलब कि अवशोषण को और अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब और अच्छे से इसको अवशोषित करती हैं, ठीक है। विली कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में पाई जाती हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है? उंगली जैसी होती है, छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाती हैं। कुल मिला के भोजन के अवशेषों का मतलब भोजन का अवशोषण करती है, पचे हुए भोजन का, ठीक है। अगला है परजीवी पोषण। क्या है परजीवी? वह पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी, पैरासाइट जिसको बोलते हैं। जैसे कि अमरबेल। अमरबेल आपको पता है, अगर कोई वृक्ष है तो उसके चारों तरफ ऐसे लताओं की तरह से होता है अमरबेल, ठीक है, और वह अपना पूरा पोषण उसी पेड़ जिस पौधे पे लपटा रहता है उसी पौधे के जड़ से अपना सारा भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है जू। जो हमारे बाल में जू पाए जाते हैं, ठीक है, वह जू क्या करते हैं? हमारे बाल में एक तो रहते भी हैं, और दूसरा हमारे सर से, स्किन से ब्लड को चूस मतलब खून को चूस करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि जू। इसी तरह एक जोंक का भी नाम सुने होंगे। जोंक भी क्या है? परजीवी पोषण है, ठीक। अगला है मृत जीवी पोषण। किसे कहते हैं? मृत जीवी। जो जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि कवक, आप देखे होंगे ये कवक, जहाँ पे सड़े गले या मरे जीव जंतु होते हैं उनपे सफ़ेद सफ़ेद कलर का एक पौधा छोटा सा उगता है, उसी को बोलते हैं कवक। तो मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? जो जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, ठीक है। अगला है लार, सलाइवा की क्या भूमिका है? लार भोजन को चिकना बनाती है और इसमें मौजूद एमाइलेज जो होता है एंजाइम स्टार्च को पचाता है। तो लार भोजन को चिकना बनाता है और इसमें मौजूद एमाइलेज जो एंजाइम होता है यह स्टार्च को पचाने का काम करता है, स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो लार समझ गए आप। यह भोजन को चिकना बनाता है, जिससे चिकना मतलब यह हो गया कि यह ग्रास नली में ईजिली हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर पाए, ठीक है। लार भोजन को चिकना बनाता है, इसमें मौजूद एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। यकृत, यकृत के दो कार्य लिखिए। लीवर, इसके दो कार्य क्या हैं? पित्त रस का स्राव करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिए, अगर किसी को मान लीजिए दोबारा पढ़ना हो, अगर लग रहा है कि नहीं हमको पढ़ाने से नहीं, मतलब देख करके कहीं पढ़ना है, तो इसका जो PDF होगा हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। PDF का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जा करके। तो अगर किसी वैसे इस वीडियो को आप जितनी से ज़्यादा से 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो हमें लगता है पूरा है, इसीलिए मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में 2-2 लाइन में इसका उत्तर लिखा है, क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि आप 5-6 लाइन याद कर पाइए, लेकिन केवल शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में जो 5-6 हमने लिया हुआ उसमें बड़े बड़े आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे फोटो वोटो बनाना जिसमें फिगर वगैरह। तो अभी देखिए, यकृत के दो कार्य क्या है? पित्त रस का स्रावन करना और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना। अगला है शाकाहारी जीवों की छोटी आंत लंबी क्यों होती है? शाकाहारी जीवों की छोटी आंत लंबी क्यों होती है? आपने देखा होगा 6 से 7 मीटर लंबी होती है हमारे शरीर में जो छोटी आंत, क्योंकि उन्हें सेलुलोज पचाना होता है जिनसे अधिक समय लगता है। जो हम शाकाहारी चीज़ें खाते हैं उनमें पेड़ पौधे, उनमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने में अधिक समय लगता है। इसीलिए जो छोटी आंत होती है ऐसे इस तरह की होती है ताकि भोजन इसमें ज़्यादा देर तक रहेगा, ज़्यादा तक ट्रैवल करेगा, उतने देर में भोजन क्या हो जाएगा? पच जाएगा। तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत लंबी क्यों होती है? क्योंकि उन्हें सेलुलोज को पचाना होता है, क्योंकि उनको पचाने में अधिक समय लगता है, इसीलिए छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। कितनी? लगभग 6 से 7 मीटर होती है हमारे शरीर में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये आमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ। इनसे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, जो भोजन को पचाने का काम करती हैं, जठर रस। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं, और इनसे जठर रस का स्रावन होता है। अगला है क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना ही क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की
प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका क्या है? यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जो संदेश भेजती है। हमारे शरीर में आपको पता होगा बहुत लाखों न्यूरॉन्स ऐसे हैं पूरे शरीर में ऐसे, अगर और इनका काम क्या है? संदेश को पहुंचाना। और यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो न्यूरॉन क्या है? यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो संदेश भेजती है। ठीक है। सिनेप्स, जिसको साइनेप्स भी कहीं कहीं लिखते हैं। साइनेप्स किसे कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। जैसे अगर ये दो कोशिका तंत्र है, दो कोशिका है, इनके बीच का जो गैप होगा इन्हीं को बोलते हैं साइनेप्स। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। आप ऐसे कॉमन में ऐसे समझिए, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब किसी ने किसी को डांटा, अगले ने उसको भी डांटा, मतलब तुरंत जो होने वाली क्रिया, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया होने वाली। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। किसी उद्दीपन के प्रति अचानक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया, जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का खींचना या आंखों के सामने अचानक से कोई चीज़ आने पे पलकों का बंद हो जाना, तो उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। या जैसे हमारे नाक में अचानक से कुछ जाता है, तुरंत छींक का आना, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। हम इसको चाह करके नहीं करते हैं, अनैच्छिक हो जाता है, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई गर्म चीज़ उस पर हाथ रखे हैं तो हम सोचेंगे कि अब हटाएं कि नहीं, अचानक से हमारी शरीर रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं गर्म चीज़ है, तुरंत हमारा हाथ हट जाता है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। तो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कि गर्म वस्तु के छूने पर हाथ का खींचना। ठीक है। मस्तिष्क के मुख्य भाग कौन से हैं? तो मस्तिष्क के, ऐसे इसको उत्तर में लिखेंगे, मस्तिष्क के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो कुल मिला के 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। सेरिब्रम, नाम इससे याद रखें, सेरिब्रम और एक सेरिबेलम, 2 है, इसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है। तो सेरिब्रम का कार्य क्या है? तो ब्रह्म, मतलब ऐसे याद रखें, ब्रह्म टाइप के, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, मतलब ऐसे लीन रहते हैं, ध्यान करते हैं। तो सेरिब्रम का काम है सोचना, समझना, याद रखना, बुद्धि का केंद्र होता है क्या? सेरिब्रम। लेकिन सेरिबेलम क्या होता है? बेलन, आप जैसे जिससे रोटी बनती है देखे होंगे, बेलन लंबा, मतलब इसको क्या करते हैं? यह शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ठीक है। तो सेरिब्रम क्या होता है? यह सोचने, समझने, याद रखने और बुद्धि का केंद्र है सेरिब्रम। और सेरिबेलम क्या होता है? यह शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। यही सेरिबेलम है जो छोटे बच्चों में अविकसित रहता है। छोटे जो बच्चे होते हैं यह अविकसित रहता है, जिससे छोटे बच्चे अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते। धीरे धीरे जब 1 से 2 साल के होते हैं तब सेरिबेलम इनका एक्टिव होता है और तब बच्चे अपने शरीर का संतुलन बना पाते हैं। और यही जो लोग शराब भी पीते हैं उनके में भी सेरिबेलम ही इफेक्ट होता है, इसीलिए उनके बॉडी का संतुलन खराब होता है और जब शराब पीते हैं तो लड़खड़ा करके चलते हैं, तो यही सेरिबेलम ही होता है उसमें। ठीक है, इफेक्ट होता है। अगला CSF, CSF का इसका क्या महत्व है? यह मस्तिष्क को बाहरी झटकों से बचाता है। आप जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है कठोर। ठीक है, जब भी हम कोई चोट लगती है तो यही एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर जो हमारा मेन मस्तिष्क है इस पे चोट को पहुंचने से रोकता है। इसी को बोलते हैं CSF। तो यह मस्तिष्क के बाहरी झटकों से मतलब मस्तिष्क को जो बाहरी झटकों से क्या करता है? बचाता है। यह फ्लूइड होता है बेसिकली, यह हमारे जो मस्तिष्क है इसके चारों तरफ होता है और इसी के बीच में होता है फ्लूइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CSF। ठीक है, यह मस्तिष्क के बाहरी झटकों से बचाता है। पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन, जैसे हमारे शरीर में भी हार्मोन होता है वैसे पौधों में भी हार्मोन होता है। तो पादप हार्मोन क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं उसको बोलते हैं पादप हार्मोन। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में भी हार्मोन पाए जाते हैं तो उसी तरह पौधों में भी पाए जाते हैं। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। अगला है ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन का कार्य क्या है? यह कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है और प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करता है। ऑक्सीन, तो यह कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है और प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगला है जिबेरेलिन। यह भी पौधों का ही हार्मोन है। तो जिबेरेलिन क्या होती है? इसका महत्व बताए। यह तने की लंबाई बढ़ाने और बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। यह तने की लंबाई बढ़ाने, जिबेरेलिन क्या होता है? तने की लंबाई बढ़ाने और बीजों के अंकुरण में सहायक होता है।
अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला है एब्सिसिक अम्ल, ABA जिसको बोलते हैं। एब्सिसिक अम्ल को स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? एब्सिसिक अम्ल को स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? वृद्धि को रोकता है एब्सिसिक अम्ल, और पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। पत्तियों को झड़ने में, इसके दो चीज़ें हैं। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? इसको मतलब स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। अगला है छुई मुई के पौधे की गति कैसे होती है? छुई मुई के पौधे में गति कैसे होती है? तो इसमें क्या होता है, जब छुई मुई के पत्ते को हम छूते हैं तो उसकी पत्तियां ऐसे बंद होने लगती हैं या झुकने लगती हैं। तो छुई मुई के पौधे में गति कैसे होती है? स्पर्श करने पर इसकी कोशिकाओं में जल की मात्रा बदल जाती है, जिससे पत्तियां क्या होती हैं? झुक जाती हैं। इसी को बोलते हैं, जैसे इसका नाम इसलिए पड़ा छुई और मुई, मतलब छुए उस पौधे को और मर गई जैसे लगता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसके पत्ते को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इसको कोशिकाओं में जल की मात्रा बदल जाती है, जिससे क्या होती है? पत्तियां झुक जाती हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल तंत्र में अंतर लिखिए। तो तंत्रिका तंत्र तेज और हार्मोनल तंत्र धीमा काम करता है। तो अगर बेसिकली इसमें अंतर पूछेगा, एक अंतर बताइए, तो क्या लिखेंगे? तंत्रिका तंत्र तेज और हार्मोनल तंत्र धीमा काम करता है। मतलब तंत्रिका तंत्र तेज काम करता है और हार्मोनल तंत्र धीमा काम करता है, बस। अनुवर्तन, ट्रोपिज्म क्या होता है? अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में पौधों को किसी भाग की गति, जैसे प्रकाशानुवर्तन। उद्दीपन की दिशा में, उद्दीपन का मतलब जिधर से हम कोई क्रिया कर रहे हैं या जिधर से हम कोई एक्शन दे रहे हैं, तो उद्दीपन की दिशा में पौधों के किसी भाग की गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। जैसे सूरजमुखी का फूल देखे होंगे आप, सूर्यमुखी का फूल, जिधर सूरज की रोशनी रहती है उधर ही उसका पूरा फूल हो जाता है, मतलब फूल का मुख। जैसे जैसे सूरज का डायरेक्शन चेंज होता है वैसे वैसे उसकी दिशा भी चेंज होती है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, मतलब उसी का अनुवर्तन करती है, ठीक है। और दीपन की दिशा में पौधों के किसी भाग की गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? वे ग्रंथियाँ जो अपना हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मतलब ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, आपने देखा होगा, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? अपना स्राव मतलब हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हार्मोन क्या होते हैं? यह एक रासायनिक दूत है जो अल्प मात्रा में स्रावित होकर शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे नहीं कहते हमारा हार्मोन डिसबैलेंस हो गया है, मतलब हार्मोन, जैसे कि अगर मेल की बात किया जाए पुरुषों में, तो पुरुषों में एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमें दाढ़ी मूंछ आती है। तो उसी तरह से क्या होता है, यह एक दूध का काम करता है, रासायनिक दूध है जो अल्प मात्रा में स्रावित होकर शरीर की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे कि हमें जब भूख लगती है तो उस समय भी एक हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे भूख मतलब हमें बेचैनी बढ़ाता है। इसी तरह से एक डोपामीन हार्मोन भी आप सुने होंगे, उसमें क्या होता है कि हम जब खुश होते हैं तो ये वाला हार्मोन निकलता है, डोपामीन। ऐसे ही करके ढेर सारे हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी को, क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? थायरॉक्सिन हार्मोन, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन का हार्मोन का क्या काम है? यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? मतलब हमें नमक आयोडीन वाला खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से घींघा रोग होता है। जैसे देखिए, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा हमारे शरीर में, तो जो हमारे गले का वाला पार्ट होता है उसमें क्या हो? स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, और वह घेंघा रोग का रूप ले लेगा। इसको बोलते हैं घेंघा, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर आयोडीन वाला नमक नहीं खाएंगे तो। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन मतलब आयोडीन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में आवश्यक है आयोडीन, इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग होगा।
इंसुलिन का महत्व बताइए। इंसुलिन यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इसलिए आप देखेंगे जिसको मधुमेह रोग होता है उसके में इंसुलिन की कमी पाई जाती है, इंसुलिन का स्रावन उतना नहीं हो पाता, इसलिए उनके इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है ताकि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है, शर्करा है, शुगर है, उसको कंट्रोल करे। ठीक है, तो इंसुलिन का क्या काम है, यह शर्करा के स्तर को, शुगर के स्तर को क्या करता है, हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। मधुमेह क्यों होता है, तो मधुमेह इसी का देखिए इंसुलिन से ही आ गया है। मधुमेह क्यों होता है, अग्नाशय द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बनने के कारण। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। मतलब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी। और यह कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन क्यों कहते हैं, एड्रेनलिन को, यह आपातकालीन स्थिति में शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। जैसे कि जब अचानक से आपको कोई चीज़ आपके सामने होती है तो या तो आप लड़ते हैं या तो वहाँ से भाग जाते हैं डर करके, तो यह किसका काम है, एड्रेनलिन हार्मोन का ही काम है। ठीक है, जैसे किसी डरावनी चीज़ को जब आप देखते हैं तो आपके चेहरे लाल हो जाते हैं या आपके शरीर में कपकपाहट होती है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, एड्रेनलिन, इसी को बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन। वृषण, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, यह मेल में पाया जाता है, आपको पता है जननांग है पुरुषों का, तो वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, ये बार बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो मेल में कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कहाँ से, वृषण से, टेस्टिस से। अगला है अंडाशय, ओवरी। ओवरी से दो हार्मोन, यह फीमेल में पाया जाता है, यह नर में पाया जाता है, और यह मादा में पाया जाता है, मतलब महिलाओं में पाया जाता है। तो ओवरी के दो हार्मोन, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला है वृद्धि हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, तो वृद्धि हार्मोन, व्यक्ति की लंबाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है वृद्धि हार्मोन से। ठीक है, नहीं देखते हैं किसी किसी की असामान्य लंबाई होती है, मतलब 7 फुट 60 फुट तक का आदमी होता है, तो उसको उसमें वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो गई, तो उसको बोलते हैं व्यक्ति की लंबाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौना रह जाएगा। तो वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा, व्यक्ति की लंबाई बहुत कम हो जाएगी, मतलब बौना रह जाएगा। अग्नाशय, पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, क्यों, क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है, इसीलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो अग्नाशय ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय है। और इसे क्यों मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन होता है। अगला है फीडबैक मैकेनिज्म, पुनर्भरण की क्रियाविधि क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म, शरीर में हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, फीडबैक मैकेनिज्म। शरीर में हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, फीडबैक मैकेनिज्म। अगला है 10%, यह ऊर्जा का नियम है। ऊर्जा के 10% का नियम क्या है, जैसे अगर आप किसी जानवर को खाते हैं, मान लीजिए ये बकरी है, आप इसको मार करके अगर कोई मानव खा रहा है तो जितनी इसकी ऊर्जा होगी अगर आप खाएंगे तो इसकी 10% ऊर्जा आप में जाएगी, इसी को बोला गया 10% ऊर्जा का नियम। इसको दिया किसने था, इसको दिया था लिंडेमान ने, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है पिछले साल में आपके, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, लिंडेमान ने। ठीक है, तो यह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, इसी को बोलते हैं 10% ऊर्जा का नियम। इसको अपने लैंग्वेज में ऐसे लिख लीजिएगा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, 10% ऊर्जा का नियम। इसको किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। ठीक, अगला है ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है। तो ओजोन परत अभी आपको पता है कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में, और यह क्या करती है, यूवी रेज को रोकती है, परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो यह इसका क्षय क्यों हो रहा है, मतलब यह पतली क्यों हो रही है, मतलब इसमें होल क्यों हो रहा है, और डर है कि यूवी रेज पृथ्वी तक पहुंच जाएगी जहाँ जहाँ इसका होल हो जाएगा। तो यह क्यों हो रहा है, क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के अत्यधिक उपयोग से क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। एक होता है CFC और HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। ठीक है, अगला है जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा को का बढ़ना ही क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन कहलाता है।
आपको पता होगा गिद्धों का नाम सुने होंगे। गिद्ध पहले आज से 25-30 साल पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन इनकी मात्रा मतलब अब यह कहीं रेयर में ही देखने को मिलते हैं। इनका कारण बायोमैग्निफिकेशन ही रहा है। जो हम डीडीटी कीटनाशक, ये डीडीटी बेसिकली क्या है, कीटनाशक दवा है। इसी तरह से एक दर्द निवारक दवा दी जाती थी जानवरों को, ठीक है, दर्द निवारक दवा दी जाती थी जानवरों को। अब वो जानवर जब खाते थे और उसके बाद जब वो जानवर कभी भविष्य में मरते थे, तो जब उनके मांस को जब एक गिद्ध खाते थे, तो वही जो दर्द निवारक दवा थी उसमें ऐसा रासायनिक पदार्थ था जिनको खाने से क्या हो, गिद्ध मरने लगे, और इतनी ज़्यादा मात्रा में गिद्ध मर गए कि अब दिखाई नहीं देते हैं। तो यह बायोमैग्निफिकेशन का ही है। तो जैविक आवर्धन क्या है, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों जैसे कि डीडीटी की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन कहलाता है। अगला जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, जैव निम्नीकरण जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल जिनको बोलते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कागज़, जैसे कि फल के छिलके। लेकिन वही अगर पॉलीथीन लेंगे तो यह जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। पॉलीथीन क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, ठीक है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि कांच, ठीक है। ये दोनों अंतर भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जैव निम्नीकरण क्या अपघटित हो जाएगा, जैसे कि कागज़, फल के छिलके, और अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या अपघटित नहीं होगा, जैसे कि प्लास्टिक और कांच। आप प्लास्टिक को मिट्टी में दबा के रख दीजिए, 20 साल बाद भी वहाँ पे पड़ा रहेगा वो। लेकिन कागज़ के टुकड़े को आज फाड़ के फेंकिए, मिट्टी में दबाइए, आप महीने भर विवाद देखने जाएंगे तब भी वो नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल चुका रहेगा। अब घटक डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, अब घटक क्या होते हैं, ये मृत अवशेषों को सड़ाकर पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं, इसलिए पर्यावरण के मित्र भी कहे जाते हैं, पर्यावरण के मित्र भी कहे जाते हैं अब घटक, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा। डीकम्पोजर्स अब घटक यह मृत अवशेषों को सड़ाकर पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो वायुमंडल में CO2 बढ़ने से पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर कुछ वायुमंडल है और उस वायुमंडल में CO2 गैस भी है। CO2 बेसिकली क्या करता है कि जो सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी से टकराने के बाद वापस जब दीर्घ तरंगों के रूप में बदलती हैं, तो उनसे जो ऊष्मा होती है ये क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें उनसे अवशोषित कर लेती हैं, जिससे हमारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है, हमारा पृथ्वी का आवरण गर्म रहता है। तो इनमें जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं वो हैं CO2 और मेथेन, आपने नाम सुना होगा, मेथेन CH4 और CO2, और जलवाष्प भी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखने का काम करती है। बस इतना याद रखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो वायुमंडल में CO2 या मेथेन गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ये क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इन गैसें जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी पृथ्वी का तापमान और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के दो प्रभाव बताइए। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया कि हमारी पृथ्वी का गर्म होना, और गर्म होगी हमारी पृथ्वी तो क्या होगा, ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र जल का बढ़ना। अब समुद्र जल कैसे बढ़ेगा, आपको पता है कि जो हिमालय में या पर्वतों पे जो ग्लेशियर पाए गए हैं, बर्फ़ की चट्टानें पाई जाती हैं, तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो पिघलेंगे और पिघल करके नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएंगी, जिससे समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र तल का बढ़ना और जलवायु परिवर्तन भी इससे होगा, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। अगला CFC का उपयोग क्या होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा CFC क्या करती है, ओजोन परत के क्षय में योगदान देती है, मतलब ओजोन परत के नुकसान पहुंचाती है CFC। तो इसका ये उपयोग कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में, AC में और अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, इसमें जो गैस भरी जाती है, AC में और अग्निशामक यंत्रों में CFC का उपयोग यही होता है, ठीक है। अगला है कचरा प्रबंधन के दो तरीके बताइए। तो कचरा प्रबंधन के दो तरीके, एक तो पुनर्चक्रण और खाद बनाना। तो कचरा प्रबंधन के लिए क्या करेंगे, एक तो रिसाइकिल, मतलब कि उसका रिसाइकलिंग करना, पुनर्चक्रण द्वारा उसको पुनः नए चीज़ में बदलना ताकि उसका यूज हो सके, और खाद बनाना इसका, ठीक है। अगला है ओजोन का अणुसूत्र क्या है। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या है, O3 है, O3। ओजोन का अणुसूत्र क्या है, O3। यह ऑक्सीजन अणुओं पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बनता है।
अगर ऑक्सीजन में O2 है, ऑक्सीजन मतलब O2 होता है और ओजोन O3 होता है, तो ऑक्सीजन अणुओं पर परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से क्या बनता है, O3 बनता है, मतलब कि ओजोन बनता है। बस इतना याद रखिए। मतलब O2 प्लस यूवी रेज जब पड़ती हैं तो ये किस में बदलेगा, O3 में। अगर आप ऐसे रासायनिक समीकरण लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है मनुष्य का पाचन तंत्र। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरी सवाल शुरू हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक आपके 2 नंबर के सवाल थे, लगभग जीव विज्ञान में जितने 2 नंबर के सवाल बनेंगे उसको इसमें करा दिया गया। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरी सवाल बनेंगे आपके, ठीक है। दीर्घ उत्तरी मतलब आप मान के चलिए कम से कम एक पेज में एक आंसर तो लिखिएगा ही लिखिएगा। सबसे पहला है पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। इसको सचित्र आपको वर्णन भी करने के लिए आ सकता है, या पाचन तंत्र के बारे में बताइए, ठीक है, व्याख्या करिए। तो सबसे पहले ये देख लिए मनुष्य का पाचन तंत्र आपको बनाना कैसे। ये देखिए पेंसिल से बना हुआ फिगर है, तो आपको ऐसे ही कुछ बनाना है फिगर, ठीक है। जिस तरह से आप बना सकते हैं ये फिगर आप ऐसे बना करके, इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ये ग्रास नली आपको दिखाना है, ठीक है। और ये आपका अग्नाशय, ये आपका छोटी आंत बड़ी आंत, और ये आपका हो गया यकृत, ये हो गया डायफ्राम। तो आपको ऐसे ही फिगर बनाना है, ठीक है। तो आप पहले फिगर आप इसको बनाने की 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इधर जिह्वा, इधर मुख, ग्रसिका ग्रास नली जिसको बोलते हैं, अग्नाशय हो गया, क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत, बृहत आंत, और ये हो गया अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, ठीक है। और ये ऊपर होता है डायफ्राम। ये सारी चीज़ें आप लोकेट करके दिखा दीजिएगा। तो यह हो गया आपका मनुष्य का पाचन तंत्र। तो अब इसको लिखेंगे कैसे। मनुष्य का पाचन तंत्र एक जटिल प्रक्रिया है जो मुख से शुरू होकर के गुदा तक समाप्त होती है, ठीक है। सर्वप्रथम मुख में लाल ग्रंथियों से निकला एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। इसके बाद भोजन ग्रसिका से होकर मतलब ग्रास नली से होकर आमाशय में पहुंचता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको जठर रस कहते हैं, पेप्सिन प्रोटीन को पचाते हैं। यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस छोटी आंत में मिलते हैं, जहां वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत की दीवारों पर मौजूद विली, अभी आपने ऊपर पढ़ा, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं और उसे रक्त में क्या करती हैं, मिला देती हैं। अंत में अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो आप इसको जो फिगर आपने बनाया उसी को लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे आपने कोई भोजन ग्रहण किया तो मुंह के रास्ते, और मुंह के रास्ते क्या होगा, शुरू होकर के गुदा तक जाएगी, और उसमें लाल ग्रंथियाँ, जो हमारे मुंह में लाल ग्रंथियाँ होती हैं, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। उसके बाद भोजन ग्रसिका से होते हुए आमाशय में पहुँचता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन प्रोटीन को पचाते हैं। यकृत में पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस क्या करते हैं, छोटी आंत में मिलते हैं, जहां वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत की दीवारों में जो मौजूद विली होती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त में मिला देती है, और अंत में अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये आपको फिगर बना देना, ठीक है। आप इसको थोड़ा एक बार रोक करके देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला दीर्घ उत्तरी में मानव हृदय की संरचना और कार्य बताइए। तो मानव हृदय आप बनाएंगे कैसे, बस आप ऐसे करके, ये ठीक है, ये आपको ऐसे बना देना। अब इसमें पाइप ऐसे निकाल दीजिएगा जो नसें होती हैं, ठीक है। अब आप जितना इसमें अच्छे से कर सकते हैं उतने ही आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यह होता है बायां अनिल, और यह होता है दायां अनिल, और नीचे वाला क्या होता है, बायां निलय, और यह होता है दायां निलय। बस ये 4 चीज़ें तो आपको लिखना ही है। इसके बाद होता है महाधमनी, और यह होता है फुफ्फुस धमनी, और यह फुफ्फुस सिरा है, ठीक है। उसके बाद से यह भित्ति होती है जो चैम्बर को बांटने का काम करती है, और ये कपाट होता है, ठीक है। बस इतना चीज़ आपको बनाना है। ये 4-5 चीज़ आप बना दीजिएगा। मतलब कि आलिंद और निलय, मतलब बायां आलिंद, ये ध्यान रखिएगा, जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर बायां आलिंद है, और ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को निलय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बस इतना फिगर बना दीजिए और लिख दीजिए इसमें। मानव हृदय एक पेशी अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 2 ऊपरी आलिंद और 2 नीचे निलय। दायां भाग अशुद्ध रक्त होता है, मतलब आप देखिए दायां भाग इधर वाला, ये महाशिरा होता है। कि आपने ऊपर पढ़ा अभी, महाशिरा क्या काम करता है, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्तों को हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा, और महाधमनी जो होगी इसमें शुद्ध रक्त होगा। ये ध्यान रखिएगा, शुद्ध। यहाँ से आप पूरे शरीर में
पूरे शरीर में यहाँ से शुद्ध रक्त जाएगा। तो मानव हृदय एक पेशी अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 2 ऊपरी आलिंद और 2 निचली नीलय। दायां भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, उसे फेफड़ों में भेजता है, जबकि बायां भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, उसे महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। हृदय में कपाट होते हैं, वाल्व जिसको बोलते हैं, बंद होता है खुलता है, ठीक है, जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से, जैसे मान लीजिए इसमें रक्त बह रहा है तो इसमें वॉल्व होते हैं, ताकि एक बार अगर रक्त यहाँ तक आ गया तो ये वॉल्व यहाँ रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि वो रक्त वापस ना पाए, ठीक है, तो दिशा में बहने से रोकते हैं। इस प्रक्रिया को द्विपरिसंचरण कहते हैं, क्योंकि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। हृदय का निरंतर धड़कना जीवन भर रक्त का संचार सुनिश्चित करता है, ठीक है, मतलब हृदय हमारी जितनी बार धड़कता है उतनी बार ब्लड क्या होता है, पंप होता है। तो बस इसमें आप 3-4 लाइन लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मानव हृदय की संरचना आप आधा इसमें फिगर बना दीजिएगा। फिगर आप एक बार मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए कैसे बनाना है फिगर को। आप इसको रोक करके एक बार 2-4 बार बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिगर ऐसे इजी बना दीजिएगा। ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को नीले लिख दीजिएगा। इसमें महाशिरा जिसमें लिख दीजिएगा शुद्ध रक्त, और इसमें महाधमनी इसमें लिख दीजिएगा शुद्ध रक्त, ठीक है, बस इतना। बीच में लिख दीजिएगा भित्ति, ठीक। अब इसको लिखना कैसे है कि मानव हृदय एक पेशी अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, ऊपरी 2 आलिंद और नीचे के 2 नीले। दायां भाग में अशुद्ध रक्त होता है और उसे फेफड़ों में भेजता है, जबकि बायां भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त कर उसे महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है, ठीक है। और हृदय में कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। बस यहीं तक आप लिखिए, ठीक। देखिए अगला है कि नेफ्रॉन की संरचना और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। सचित्र बनाना है इसमें। कई बार केवल ऐसा भी आ सकता है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, तो दोनों में एक ही चीज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो फिगर इसका समझ लीजिए। एक कीपाकार आकृति बनानी है जिसमें एक नली को थोड़ी सी मोटी रखनी है कुछ समय तक के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आकर पतली कर देनी है, ठीक है। अभी हम इसको बताएंगे कि इसका नाम क्या है। पतला कर फिर यहाँ पे चौड़ा कर दीजिए और यहाँ पे आकर के एक स्तंभ से जोड़ दीजिए। इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो स्तंभ है इसको बोलेंगे संग्राहक नली और इसके नीचे वाले को बोलेंगे मूत्रवाहिनी, ठीक है। और यह जो चौड़ा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे आरोही चाप, और जो नीचे पतला सा भी बनाया थोड़ा सा आपने, ये जो पतला वाला इसको बोलेंगे हेलने का चाप, और यह अवरोही चाप, और यह कुंडलित नलिका, ठीक है। और यह जो कीपाकार आकृति है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे कि नेफ्रॉन वृक्क की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है। प्रत्येक विक्राणु क्या करता है, रुधिर को छानता है तथा मूत्र को निर्माण करता है। जो प्रत्येक विक्राणु होते हैं रुधिर को छानने का काम करता है और जिससे मूत्र का निर्माण होता है। विक्राणुओं के निम्नलिखित भाग होते हैं, आप एक एक करके नाम लिखिए। पहला है बोमन संपुट। बोमन संपुट ये वाला, ठीक है, बोमन संपुट। यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस इसी का जो पार्ट है, ठीक है। अगला हेनले का चाप, ये वाला हेनले का चाप। यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति यू जैसी होती है। इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से बनता है। यह अवरोही चाप, ये बड़ा वाला चौड़ा वाला, और इधर का चौड़ा वाला आरोही चाप है, ठीक है। इन्हीं के मिलने से बनता है हेनले, ठीक है। और इसके बगल में संग्राहक नली होती है और मूत्रवाहिनी होती है। बस इतना फिगर बना के नामकरण कर दीजिएगा, बस इतना लिख जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा लिखना रहेगा तो ये लिख दीजिएगा। नेफ्रॉन क्या होती है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। मूत्र निर्माण 3 चरणों में होता है, निस्यंदन, पुनरावशोषण और स्रवण, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है वह रक्त को छानता है, ठीक है, जिससे बेमन संपुट एकत्र करता है। और उसके बाद से ये प्रक्रिया होती है हेनले चाप के द्वारा, और यहाँ पे मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल की उपयोग करके अपना भोजन मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। इसकी रासायनिक अपक्रिया आपने ऊपर देखा ही था। इसकी रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, 6CO2 प्लस 6H2O किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। ये आपको लिखना है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 और प्लस 6O2, ठीक है। यह हो गया आपका ग्लूकोज और यह हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड
जल। ठीक है, इसके 3 चरण होते हैं। ये लॉन्ग आंसर है 5 नंबर का, तो ध्यान रखिएगा। पहले तो आप ये लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल के उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इसकी रासायनिक अपक्रिया इस प्रकार। इसके 3 प्रमुख चरण है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, दूसरा। और तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का किस में अपचयन? कार्बोहाइड्रेट में। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन छोड़ती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है? अनिवार्य है। इतना लंबा आपको लिखना है अगर 5 नंबर में आएगा तो। कैसे लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, जिसकी रासायनिक अपक्रिया इस प्रकार है। इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन छोड़ती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य है। अगला है 5 नंबर में सवाल जो होगा दीर्घ उत्तरी में, मानव मस्तिष्क के कार्य बताइए। तो सबसे पहले तो मानव मस्तिष्क का बना लीजिएगा, आपका ऐसे बनेगा ये मानव मस्तिष्क। ठीक है, ठीक। अब आप इसको दिखाना क्या क्या, इसमें नाम जो लिख करके दिखाना। देखिए, ये इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ये वाला पार्ट जो है। बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोमस्तिष्क, और पीछे वाले भाग को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क, प्रोमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। और ये जो नीचे वाला आप निकालेंगे इसको बोलेंगे क्या? मेरुरज्जु, इसको बोलेंगे मेरुरज्जु। और इसी में पतला सा जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। और ये पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के बराबर होती है, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और ये होता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क, प्रोमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 4 तो इधर होगा। इधर मेरुरज्जु आपको लिखना है। ये छोटा वाला जो पतला वाला बनाएंगे इसको बोलेंगे मेडुला, और ये पीयूष ग्रंथि, और ये हाइपोथैलेमस। ठीक, इतना चीज़ आप फोटो में बना करके अब लिखना कैसे। मानव मस्तिष्क शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। आप ऐसे समझिए जो कंप्यूटर का CPU होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, जिसे 3 भागों में बांटा जाता है। अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम, आपने देखा याददाश्त और याद रखने की क्षमता, बुद्धि, सब क्या है? सेरिब्रम। सोचने, तर्क करने, याद करने और अच्छी क्रियाओं का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क, ये वाला मध्य मस्तिष्क का मुख्य रूप से दृष्टि और श्रवण उद्दीपनों को नियंत्रित करता है, मतलब देखना और सुनने का काम करता है मध्य मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, ये वाला जो नीचे वाला है में सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाता है, और मेडुला क्या करता है? रक्तचाप और वमन जैसी अनैच्छिक क्रिया। वमन का मतलब, अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, जिसमें हमको सोचना नहीं है कि इसमें क्या करना है। जैसे कि हाथ, गर्म चीज़ों पे हाथ रखने से तुरंत हट जाना, आंखों के सामने अचानक से कुछ आने पे आंखों का पलकों का झपक जाना, बंद हो जाना, या छींक का आना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ये कौन करता है? मेडुला करता है। ठीक है, जैसे कुछ खराब चीज़ आप खा लेते हो, वोमिटिंग होती है, ये भी मेडुला का ही काम है। मस्तिष्क कपाल के भीतर सुरक्षित रहता है। कपाल इसको बोलते हैं जो अभी आपने ये लाइन बनाया है, कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है, और मेरुरज्जु के साथ मिलकर संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का संचालन करता है। ठीक है, मेरुरज्जु के साथ, ये वाला मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जाकर के मिल जाता है मेरुरज्जु। तो आपने देख लिया मस्तिष्क वाला, इसको एक बार रोक करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अगला मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। तो ग्रेगर मेंडल, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जार मेंडल, ने मटर के पौधे, कई बार क्वेश्चन पूछा था कि मेंडल ने किस पे अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पे। तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। अनुवांशिकता का नियम जब 5 नंबर में आएगा तभी, अगर 2 नंबर में आया तो केवल नाम लिखना है। तो मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम पर तीन नियम दिए। पहला, प्रभाविता का नियम के अनुसार यदि 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों का क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। अगर 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों का क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। दूसरा इन्होंने नियम दिया पृथक्करण का नियम का सिद्धांत। इनके अनुसार युग्मक बनते समय लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक बनते समय मतलब जब 2 अलग अलग युग्मक बनेंगे तो बनते समय क्या होता है? लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा है कि स्वतंत्र अपयूहन के नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों की वंशानुगत एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है, विभिन्न लक्षणों की वंशानुगत एक दूसरे से स्वतंत्र है। मेंडल के इन प्रयोगों ने साबित किया कि लक्षण निश्चित इकाइयों मतलब कि जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो माता पिता के संतान में पहुंचते हैं, माता पिता से संतान में पहुंचते हैं। ठीक है,
अब देखिए, एक पुष्प का फोटो बनाने के लिए हर साल आता है, तो इस बार भी देख लीजिएगा आप लोग पुष्प बनेगा कैसे। ये रफ डायग्राम है ऐसे करके, ये आप लोग जैसे इसमें बनाया हुआ, ये आपको बना करके अब इसका नाम कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए, यह है आपका जो आप बनाएंगे, यह है परागकोश, ठीक है, और यह है तंतुदल। तो इसी परागकोश वाले हिस्से को बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। परागकोश, अभी आपने देखा परागकोश से परागकण निकलता है, यह मेल वाला पार्ट होता है, मतलब कि पुलिंग वाला। और यह है जायांग, इसी परागकोश से परागकण कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर आता है। ये वर्तिकाग्र पुष्पासन जिसको बोलते हैं, यहाँ से उड़ करके यहाँ पे आने, इसी को बोलते हैं परागण। आपने पॉलिनेशन देखा होगा। इस परागकोश से परागकण इसी वर्तिकाग्र पे आने की प्रक्रिया को ही परागण बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ वो चीज़ समझ भी लीजिए। तो यह देखिए, ये जो आप बना रहे हैं ये हो गया परागकोश, और ये परागकण जिस पे आएंगे इसको बोलेंगे पुष्पासन, मतलब वर्तिकाग्र। ये होती है वर्तिका और ये होते हैं अंडाणु, मतलब इस पे आएगा और यहाँ पे अंडाणु नीचे, ठीक है। इसको पुष्पासन बोलते हैं इस पूरे वाले पार्ट को, ठीक। तो इधर हो गया पुंकेसर और ये हो गया स्त्री केसर या जायांग इसको बोलते हैं। तो पुष्प की संरचना ऐसे बनानी है आपको, ठीक। आप इसका फोटो देख लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगला है अब कुछ अंतर वाले, मैंने 5 से 6 अंतर लिए हैं। आप लोगों के सारे सवाल इसमें सॉल्व हो, जो इतनी भी डाउट है सब आपके क्लियर हो जाएंगे। अब 5 से 6 मैंने अंतर, जैसे पूछेगा धमनी और सिरा में अंतर बताइए, तो धमनी क्या करता है, रक्त हृदय से बाहर की ओर ले जाता है। धमनी अभी आपने ऊपर देखा, धमनी में क्या बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो यह हृदय से बाहर, मतलब हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करता है। सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, यह हृदय की ओर लाती है, मतलब कि शरीर के अन्य भागों से हृदय की ओर। रक्त अधिक दाब से बहता है और इसमें रक्त क्या होता है, कम दाब से बहता है, क्योंकि हृदय से तुरंत बाहर निकला रहता है तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, और यह पूरे शरीर से घूम करके जब वापस आ रही होती है तो इसमें सामान्यतः दबाव क्या होता है, कम होता है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं, मोटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, और इसकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं। इसमें वॉल्व नहीं होते और इसमें वॉल्व होते हैं। वॉल्व इसलिए होते हैं कि ऐसा ना हो कि जब ब्लड का प्रेशर इसमें आते वक्त कम रहता है तो ऐसा ना हो कि ब्लड वापस फिर चला जाए, तो इसलिए वॉल्व लगे रहते हैं ताकि ब्लड उल्टा ना बहे, ठीक। तो धमनी और सिरा में आप अंतर देख लीजिए। अगला है स्वपोषी और परपोषी में अंतर। स्वपोषी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है क्योंकि भोजन बनाने के काम आता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके उदाहरण क्या, हरे पौधे हैं, और इसके उदाहरण क्या, मनुष्य और जानवर हैं। अब अगला देखिए अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो यह क्या होती है, दो कुंडलित संरचना होती है और यह एक कुंडलित संरचना होती है आरएनए। इसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें क्या पाया जाता है, राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें आनुवांशिक जानकारी होती है और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब आनुवांशिक जानकारी डीएनए के द्वारा होती है और प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए के द्वारा होता है। इसमें थायमीन पाया जाता है और इसमें यूरेसिल पाया जाता है। इसमें थायमीन और इसमें यूरेसिल। अगला एक नर जननांग और मादा जननांग में अंतर बताइए। तो नर जननांग क्या है, यह इसमें शुक्राणु बनता है और इसमें क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ठीक है। नर जननांग में शुक्राणु बनता है और मादा जननांग में अंडाणु बनता है। इसके मुख्य अंग क्या है, नर जननांग के वृषण है और इसका क्या है, अंडाशय है। अगला यह शरीर के, मतलब जो नर जननांग है यह शरीर के बाहर स्थित होता है जैसे कि वृषण, लेकिन मादा जननांग में क्या होता है, यह शरीर के अंदर स्थित होता है, ठीक। अगला है कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर बताइए। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर। तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। इसमें 2 जनक नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें 2 जनक होते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं लैंगिक वाले में, ठीक है, जैसे कि पुरुषों में जो होता है। और अलैंगिक में इसमें केवल 1 जनक भाग लेता है। अगला इसमें युग्मक जो होते हैं, नर और मादा युग्मक बनते हैं, नर और मादा। इसमें युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें निषेचन आवश्यक है, किसमें, लैंगिक जनन में, और इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है लैंगिक जनन के, जैसे मनुष्य हो गया, पुष्पी पौधे हो गए, और इसका उदाहरण क्या हो गया, अमीबा द्विखंडन है। जैसे आप देखे होंगे इसमें प्रजनन और लैंगिक वाले में, जैसे मान लीजिए अमीबा है, यही अमीबा क्या होता है बाद में 2 पार्ट में टूट जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अलैंगिक, पर इसमें किसी निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखिए 2 आपको काम दे रहे हैं, एक है जैव और अजैव अपघटिकी पदार्थों में आपको अंतर बताना, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय कई बार पढ़ाया जा चुका है, इन दोनों को आप लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रैपिड फायर मोड में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक। लगभग
60 से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और एक एक करके मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेगा। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग ईयरफोन लगा के आराम से इसको 5 से 6 बार, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार हो सकता है उतनी बार सुनेंगे, आपके सारे याद। इसमें आसान से आसान सवाल भी हैं, कठिन से कठिन सवाल भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र मतलब कि स्टोमेटा में। कहाँ होता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान? रंध्र, स्टोमेटा में। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है? रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? निलय के द्वारा किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? हृदय के कौन से चैम्बर के द्वारा? निलय के द्वारा, ठीक है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। अभी आपको ऊपर बताए थे, जौ में जाइलम आ रहा है, जाइलम में जौ आ रहा है, और जल और जड़, तो यह क्या करता है? जल का वहन करता है। कौन? जाइलम। अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए एक तो चाहिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और CO2, ठीक है, CO2, ये 3 चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल भी चाहिए, H2O भी। अगला है कि पायरोवेट का विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। पायरोवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अगला है मनुष्य का रक्तचाप, BP जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, यह कितना होता है? 120/80। यह सिस्टोलिक होता है, डायसिस्टोलिक, मतलब कि BP कितना होता है? 120/80। इसको किससे मापते हैं? इस यंत्र का नाम भी कई बार पूछता है, जिसको बोलते हैं स्फैग्नोमीटर, स्फैग्नोमीटर, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है? नेफ्रॉन। अगला, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन की, ऑक्सीडेशन का है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन का। पुष्प का नर जनन अंग होता है, अभी आपने ऊपर फोटो में देखा था, पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। मतलब जो इधर वाला हमने पार्ट बनाया था, मेल वाला, ठीक है, जिसपे पुंकेसर, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। गुणसूत्र बने होते हैं DNA और प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? DNA और प्रोटीन के। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को, ठीक है। अगला है, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? संवृत अंग है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? संवृत अंग है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है क्या? डार्विनवाद। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है क्या? डार्विनवाद। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। भोजन करने के लिए अभी आपने देखा था कूटपाद अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। आपको पता है रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, और उसकी कमी से क्या होगा? एनीमिया नामक रोग होगा, ठीक है। मनुष्य में वृक्क किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। वृक्क क्या से संबंधित है? उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, अभी आपने ऊपर देखा, दोबारा प्रश्न आ गया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, वही दोबारा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये भी आपने देख लिया। अब देखिए, स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन रक्तचाप कितना होता है? 120 mm। आपने देखा अभी 120/80 होता है। तो मनुष्य के शरीर का प्रकुंचन रक्तचाप कितना होता है? 120, ठीक है। प्रकुंचन मतलब कि ऊपर वाला, और इसको मतलब सिस्टोलिक इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र, स्टोमेटा में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। ग्वाइटर या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को साइनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। बहुकोश की जीवों में नियंत्रण और समन्वय होता है किसके द्वारा? तंत्रिका और हार्मोन दोनों द्वारा। तंत्रिका और हार्मोन दोनों द्वारा। किससे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है।
पौधों में फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? पौधों में फल को पकाने के लिए एथिलीन, कई बार पूछा हुआ है। पौधों में फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। एड्रेलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? अधिवृक्ष से, एड्रेलिन ग्रंथि से, ठीक है। अगला, शरीर का संतुलन कौन सा भाग बनाए रखता है? सेरिबेलम। आपको अभी बेलन ऐसे बनाए थे, बेलन, सेरिबेलम। और सेरिब्रम बुद्धि के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? आग्रे का मस्तिष्क का सोचना, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है? आयोडीन। आपको अभी देखे थे थायरॉक्सिन आयोडीन वाला, आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेंघा रोग होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन इसी के स्रावण में मतलब योगदान देता है। आयोडीन की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? विरिषण। विरिषण नर जननांग है, इससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अगला, छोई मुई की पत्ती गति होती है, क्या होती है? कंपानुकुंचन गति। कंपानुकुंचन, छोई मुई की पत्ती की गति होती है कंपानुकुंचन गति, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है, मतलब कि एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह। और 10% ऊर्जा का नियम आपने भी देखा था, किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था, ठीक। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से कौन सा पोषी स्तर बनता है? तो द्विपोषी। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से कौन सा पोषी स्तर बनता है? द्वितीय पोषी स्तर बनता है। मतलब जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे जो मांसाहारी होते हैं, तो क्या होते हैं? द्वितीय पोषी स्तर। अगला, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि समताप मंडल में। वायुमंडल के ऊपरी सतह में जो स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल, उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? जैव निम्नीकरण जो मतलब कि जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, जैसे कि केले का छिलका। अगला, सीएफसी का मुख्य स्रोत क्या है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। अमृता देवी बिश्नोई, यह पर्यावरण से सवाल है, का संबंध किससे? खेजड़ी वृक्ष संरक्षण से संबंधित है, अमृता देवी बिश्नोई का। ओजोन परत के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु, क्योंकि इसमें O3 लिखा रहता है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक हैं, तब जैव घटक कौन कौन से हैं? एक है पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये भोजन को स्वतः बनाते हैं। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2। एक तो CO2 है और मेथेन भी याद रखिएगा, ठीक है। CO2 और मेथेन। अगला, मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। अगला है किडवन, प्रीमेंटेशन की क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। और अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद द्वारा पकड़ता है। और इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अगला है कि मनुष्य का कौन सा भाग हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है? तो मेडुला। अभी आपने जब वो फिगर बना रहे थे तो यहाँ पे जो मेडुला, जो ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है? मेडुला, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। नर जनन हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। परजीवी का उदाहरण क्या है? अमरबेल। और आपने देखा होगा, जू भी पढ़ाए थे ऊपर। अगला, जठर रस का पीएच। सबसे पहले तो ये पूछेगा, जठर रस अम्लीय होता है कि क्षारीय? तो जठर रस क्या होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 1.2, मतलब सर्वाधिक अम्लीय होता है। 1.2 1.3 के आसपास होता है, ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी, मतलब कुल 46 गुणसूत्र। जोड़ी में पूछेगा तो 23। ध्यान रखिएगा, जोड़ी पूछ रहा है कि संख्या पूछ रहा है। अगर कुल पूछेगा कुल कितने गुणसूत्र, तो 46, और जोड़ी में कितने? 23 जोड़ी, ठीक है। पराबैंगनी कीड़ों से कौन सा रोग हो सकता है? हमें कैंसर रोग हो सकता है, त्वचा कैंसर, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। इनका नाम बताइएगा, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? अगला, गंगा कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1985 में। गंगा कार्य योजना का कब प्रारंभ हुआ था? 1985 में। अब देखिए, यहाँ पे हमने आपके लघु उत्तरी भी कराए, दीर्घ भी कराए और ऑब्जेक्टिव भी कराए। देखिए, आप लोग अभी डरिएगा बिल्कुल नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन यकीन मानिए, ये आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और जो कुछ बेसिक गलतियाँ आप करेंगे, आप इतने भी देख करके जाएंगे तो आपका आराम से जीव विज्ञान में लगभग जो भी सवाल करने वाले होंगे आपके हो जाएंगे। मतलब जो छोड़ने हैं, मान लीजिए आपको करना तो आधा ही रहता है, अगर 4 आता है तो उसमें 2 करना रहता है, दीर्घ उत्तरी में 2 आएगा, उसमें से 1 करना रहेगा। तो इतना आप करके जाएंगे तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं से पूरे सवाल कर ही लेंगे इस वीडियो में। इसके साथ मैं 2 वीडियो का लिंक डालूंगा, एक भौतिक भूगोल का और एक रसायन विज्ञान का, ठीक है। आप उन दोनों को देख लीजिएगा। इसके साथ तीनों को ऐड करेंगे तो आपका विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उसमें भी बहुत आसान तरीके से
बहुत बेसिक बेसिक की चीज़ पढ़ाई, कठिन चीज़ें नहीं पढ़ाई। तो एग्ज़ाम टाइम में वैसे भी कठिन पढ़ने का समय है नहीं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही रहेगा कि आप इन एक वीडियो को, ये अभी जो आप देख रहे हैं ये, और जो 2 वीडियो का और कमेंट में हम डाल देंगे, उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ठीक है। और आप इतना करके जाइए। मैं देखिए, आपसे मैंने वादा किया था 3 चीज़ों के लिए। हमने एसएसटी का करा दिया, हमने मैथ पूरा करा दिया, और हमने साइंस करा दिया। ये 3 चीज़ों की हमने गारंटी ली थी, 3 चीज़ आप लोगों को करा दी। अब इस तीनों चीज़ वीडियो को आप कम से कम, इससे रिलेटेड जितने भी हमने डाले हैं, मैथ का हमने 3 डाला है, एक फर्स्ट, सेकंड और एक पेपर सॉल्व कराया है, ठीक है। तो इस 3 वीडियो को, साइंस का हमारा 3 हो गया, एक फिजिक्स का डालें, एक केमिस्ट्री का डालें और बायो का भी डालें, 3 इसका हो गया। और एसएसटी का अभी हमने डाला था मैराथन, आपने लोगों ने जो देखा है, ठीक है। इन 3 वीडियो ये, 3 वीडियो ये, 6 और एक ये 7, टोटल 7 वीडियो आप देख लीजिए। यकीन मानिए कि आपके इन तीनों विषय में इतने मार्क्स आ जाएंगे जितने आप उम्मीद भी नहीं किए थे, ठीक है, इतने कम टाइम में। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को ना देखें। जिनकी तैयारी पूरी अच्छी है, केवल आप एक बार इसको गो थ्रू हो लीजिएगा कि कोई आसान चीज़ छूट तो नहीं रही है। लेकिन जिनकी तैयारी अभी डर लग रहा है, जिनको लग रहा है कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, आप इस 7 वीडियो को, अभी भी समय है, 2 दिन में, कल और परसों अभी 2 दिन पूरा समय है, 2 दिन में जल्दी जल्दी जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप देख लीजिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सवाल आप इस स्थिति में होंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस चैनल को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कह रहे हैं कि आप जब जैसे ही बोर्ड पास कर लेंगे तो इंटर 11th में और 12th में मैं आप लोगों के साथ रहूँगा कि 11th में कैसे पढ़ना है, कौन सा विषय लिया जाए, आगे की 12th के बाद कौन सी तैयारी की जाए, इस सारे चीज़ों का हम इस पर आपको बताएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, और आगे मैं आप लोगों का पूरी तरीके से साथ दूंगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये मेरा आपको बोर्ड के लिए पढ़ाने का ये आखिरी वीडियो था। इसके बाद अब बोर्ड के बाद अच्छे से हम मिलते हैं कि 11th-12th में क्या करना है, और ढेर सारी शुभकामनाएं। एकदम खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। अभी 2 दिन का टाइम है, हार बिल्कुल मत मानिएगा। जब तक एग्ज़ाम आपका आखिरी पेपर ना हो जाए तब तक इसी मेहनत के साथ लगे रहिए, हार बिल्कुल नहीं मानना है। बस इतना याद रखिए, जितना आपने मेहनत किया है बस उसी को और बनाए रखे रहिए। यहाँ से आप पीछे मुड़ेंगे तो आप पूरे जीवन भर परेशान रहेंगे। यहाँ से आपको मुड़ना नहीं है, ऐसे आगे ही बढ़ना। जितना आपने मेहनत किया उसका और ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, बस इसी 1 हफ्ते और। बस इस 1 हफ्ते के बाद आपके पास सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके।